नमस्कार जी। टेस्ट सीरीज चल रही थी। शुंग राजवंश, उसकी राजधानी कौन सी थी? सातवाहन, कदम और चंदेल। इन वंशों की राजधानियां कौन कौन सी रही है, उनका मिलान करना है। देखिए, शुंग राजवंश यह पाटलिपुत्र जो थी, ये इसकी राजधानी रही है। और आप इसे एलिमिनेशन के तौर पे भी कर सकते हैं, जैसे कि पला में फोर्थ है। और आप लास्ट वाला देखिए, चंदेल वंश महोबा, जो कि एमपी में है। चंदेल वंश जो खजुराहो, उसके लिए प्रसिद्धि काफी प्रसिद्धि हासिल की है इन्होंने। चंदेल वंश महोबा, इसी से आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। चलिए, फोर्थ फोर्थ ये तो हो गया। और सातवां पैटर्न है, और कदम बन बनवासी, ये इनकी राजधानी रही है। चलिए, आपको पूरी व्याख्या देखते हैं, इनमें आपको समझ में आएगा। शुंग राजवंश की राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, जो कि बिहार में थी। हालांकि शुंग राजवंशों ने अपने शासनकाल में विदिशा मध्य प्रदेश को भी अपनी एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाया था। कुछ शुंग शासकों ने विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में उपयोग किया था। और शुंग राजवंश, जो कि 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक संक्षिप्त परिचय, जो कि इस प्रकार है। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी, जब इस उसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। जिसका एक कारण तो एक अयोग्य शासक कह सकते हैं, और दूसरा कारण धार्मिक है। ये बौद्ध धर्म को काफी ज्यादा महत्व देते थे, और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मणवादी था। परंतु कुछ जगहों पर पुष्यमित्र शुंग ने काफी अच्छे अच्छे स्तूप भी बनवाए थे। तो ये बात धार्मिक रूप से कहना, पूरी तरह कहना गलत होगा। तो धार्मिक रूप से तो ये नहीं हो सकता, ये अयोग्य ही माना जाता है। शुंग शासकों ने उत्तरी भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद शासन किया था, वैदिक धर्म व ब्राह्मणवाद को पुनर्जीवित किया था। इस काल में जो सांची का स्तूप है, भरूच है, विदिशा में बौद्ध स्थापत्य कला का विकास हुआ था इसी इसी काल में। तो ये धार्मिक रूप तो एक तरह से दिया जाना गलत है। सबसे प्रसिद्ध शुंग शासक अग्निमित्र शुंग था, जिसके उल्लेख जिसका उल्लेख कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र में मिलता है। मुख्य राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा के महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। सातवाहन वंश, सातवाहन राजवंश की प्रमुख राजधानियां अलग अलग समय पर बदलती रही है। मुख्य राजधानी थी प्रतिष्ठान अमरावती, जो कि प्रथम शासक शिमुख, जो 230 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। सातवाहन की प्रारंभिक राजधानी गोदावरी नदी के किनारे स्थित प्रतिष्ठान, आधुनिक पैठन जिसे कहते हैं, महाराष्ट्र में जो है, इसे पैठन भी प्रतिष्ठान या पैठन कहा जाता है। हो सकता है इसमें प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, तो पैठन ही है। अमरावती इसकी राजधानी में शामिल है। यह स्थान बौद्ध धर्म और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। अन्य महत्वपूर्ण नगर जैसे नासिक, धन्यकट जो कि आंध्र प्रदेश में, जुन्नार जो कि महाराष्ट्र में व्यापारिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध था। और कदम राजवंश का संक्षिप्त परिचय मेयूर शर्मन ने फोर्थ 34 शताब्दी ईसा पूर्व की थी कदम राजवंश की। देखिए, इससे पहले पल्लवों का शासन था, जो कि पल्लवों के प्रभाव से स्वतंत्र हुआ था। ये उनके सामंत के रूप में काम करते थे पहले, जो कि कर्नाटक में है। इनकी राजधानी बनवासी, जो वर्तमान में कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है, उस समय एक प्रमुख सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था। बनवासी की विशेषताएं, बनवासी को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। यह एक प्रमुख शिव भक्त केंद्र था। यहाँ मधुकेश्वर मंदिर स्थित है, जो कदम राजवंशों द्वारा बनाया गया था। यह क्षेत्र सांस्कृतिक व्यापारिक रूप से शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। और ये कदम राजवंश के दक्षिण भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास के महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उनके बाद के चालुक्य और तथा राष्ट्रकूट वंशों का प्रभाव इन पर पड़ा, देखने को मिलता है। और चंदेल राजवंश, जो कि राजधानी खजुराहो, और चंदेल राजवंश की 8वीं से 12वीं शताब्दी के बुंदेलखंड क्षेत्र में शासन किया था। इनकी राजधानी खजुराहो में अपने भव्य मंदिरों को और इरोटिक कल्चर देखा होगा आपने। चंदेल राजवंश की राजधानी कन्नौज उत्तर प्रदेश थी, जिसे चंदेल वंशों ने अपने साम्राज्य के रूप में बनाया था, साम्राज्य का केंद्र बनाया था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। मंदिर स्थापत्य कला के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? इनमें पहला है स्वतंत्र आधार, जो कि चुना पत्थर का बना हुआ था, के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल के समय माना जाता है।
दूसरा है लाखड़ा, जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। तीसरा है खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, खजुराहो के मंदिर। और चौथा है कांची का कैलाश मंदिर, द्रविड़ शैली का सबसे प्राचीन और प्रारंभिक स्वतंत्र आधार पर का मंदिर माना जाता है। प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का, तो ये तो गलत हो गया, अर्थात ये तीनों सही है, फोर्थ गलत है। फोर्थ, चौथा इसका सही आंसर है। स्वतंत्र आधार चुनाव पत्थर के उद्भव गुप्त काल के समय माना जाता है। लाखड़ा मंदिर, इसके बारे में भी बाद में व्याख्या में देखेंगे। सब कुछ बताया, सब कुछ डाला है हमने। खजुराहो के मंदिर समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए, ये भी सही है, पूरा मंदिर जुड़ा हुआ है। लाखड़ान मंदिर ऐहोल कर्नाटक के स्थित प्राचीन मंदिर है, जो कि यह मंदिर चालुक्य वंश के दौरान 5वीं सदी में बनाया गया था और इसे सूर्य देव को समर्पित किया गया था, लेकिन बाद में इसे शिव मंदिर के परिवर्तित कर दिया गया था। यह सूर्य देव का मंदिर था, बाद में इसे शिव मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। लाखड़ान मंदिर की विशेषता है, संरचना पंचायतन शैली में बना हुआ है, अर्थात एक मूर्ति है, उसके आसपास चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। इस पंचायत के रूप में बनाया गया है, पंचों के रूप में। इस मंदिर प्राचीन पंचायतन स्थापत्य में बनाया गया है तथा मुख्य गर्भगृह के अलावा 4 सहायक गर्भगृह भी होते हैं। मूर्तिकला, मूर्ति में हिंदू देवताओं की मूर्तियों की उकेरी गई है और इसकी कला और संस्कृति को दर्शाती है। इतिहास, बीजापुर के आदिलशाही के वजीर ने इस मंदिर का उपयोग अपने रहने के लिए किया था, जिससे इसे लाखड़ान मंदिर के नाम से जाना जाता है। लाखड़ान मंदिर स्थापत्य कला ग्रेनाइट और संगमरमर से बना हुआ है। मुख्य गर्भगृह है और अन्य सहायक 4 गर्भगृह और भी है। मंडप है और मुख्य मंडप प्रवेश हॉल जिसे कहते हैं, एक महामंडप सभा हॉल है जहाँ मीटिंग की जाती है, बड़ा हॉल है। और कांची का कैलाश मंदिर, जिसे कैलाश मंदिर भी कहा जाता है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और पल्लव काल के दौरान बनाया गया था। इस मंदिर को की विशेषताएं और स्थापत्य कला के बारे में जानकारी दी गई है। विशेषताएं कुछ इस प्रकार है और स्थापत्य कला विशेषताओं में इसका इतिहास 700 ईसा पूर्व के आसपास पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया था। तो ये तो प्रथम तो हुआ नहीं है, इससे पहले भी चोल भी शासक हुए हैं, पल्लव, चेर, पांड्यास, काफी राजा हुए हैं जो उन्होंने एक से बढ़कर एक मंदिर बनवाए। मंदिर वर्मन तृतीय इसके अतिरिक्त निर्माण किए गए थे। मुख्य देवता यह भगवान शिव को समर्पित है, शिवलिंग की पूजा की जाती है। संरचना, मंदिर के गर्भगृह में 4 मंजिला विमान से ढका हुआ है, 4 मंजिला विमान से ढका हुआ है। मुख्य गर्भगृह के चारों ओर 9 मंदिर है, जिनमें 7 बाहर और 2 अंदर है। मूर्तिकला, इनकी दीवारें विभिन्न हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई है, जिसमें शिव, वैष्णव, शाक्त जो शक्ति का रूप होती है, माता माँ शक्ति के रूप में, वैदिक देवी देवताओं को चित्रण शामिल है। भित्ति चित्र, मंदिर की आंतरिक दीवारों पर भित्ति चित्र भी है और जो तमिलनाडु के प्रारंभिक हिंदू भित्ति कला को उत्कृष्ट उदाहरण है। भित्ति चित्र वो होते हैं जो चाक से बनाए जाते हैं, कोई भित्ति के रूप में बनाता है। और कई जगहों पर आज भी जो ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं, जो कि एक विशेष तब बताऊं मैं, हाड़ौती क्षेत्र में इसे बत्ती बोला जाता है। जो ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट चौक से लिखा जाता है उसे बत्ती बोलते हैं। उन्हीं के द्वारा भित्ति चित्रों का कुछ इस प्रकार से जोड़ा जाता है, जो कि पौराणिक शब्द है। स्थापत्य कला, द्रविड़ शैली, संगमरमर और ग्रेनाइट, गर्भगृह, गोपुरम और मंडप, कैलाश मंदिर के बारे में ये सब कुछ विशेषताएं हैं। इसको पोस्ट करके आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में गलत है? श्रेणी व्यवस्था के बारे में गलत है। श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का एक संगठन थी, व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी, ये सही बात है। सभी को अपने अपने काम के अनुसार उन्हें श्रेणी अवस्था में बांटा गया था, प्रारंभिक अवस्था में बांटा गया था, परंतु बाद में इसे पुश्तैनी बना दिया गया था। अर्थात जो मलमूत्र साफ करने वाला है तो उसका बेटा भी वही करेगा, कारीगर है उसका बेटा भी वही करेगा, खाती है तो उसका बेटा भी खाती का ही काम करेगा, लोहार है तो उसका बेटा लोहार का ही काम करेगा। ये बाद में बना दिया गया था उनकी गरीबी के अनुसार, गरीबी की वजह से। दूसरा कथन है, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी।
तीसरा है श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। श्रेणी अवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। तो इनमें से गलत कथन है, उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये गलत है। ये दक्षिण भारत में भी थी और नॉर्थ में, साउथ में, ये सब तरफ थी श्रेणी व्यवस्था है। तो ऊपर के तीनों सही है, ये चौथा गलत। देखिए श्रेणी व्यवस्था क्या थी? एक कारीगरों और व्यापारियों व शिल्पकारों का समूह से मिलकर बना था, संगठित संस्था थी। संगठित रूप से एक पैटर्न के रूप में काम करते थे। तो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलने में काफी मदद मिलती थी, एक पैटर्न में व्यवस्थित तरीके से, जैसे जिस प्रकार एक डिसिप्लिन में हमारी सेनाएं काम करती है, उस प्रकार से। यह व्यवस्था मुख्य रूप से मौर्यकाल 321 और 185 ईसा पूर्व और गुप्त काल में विकसित हुई थी। देखिए इसमें तो प्रमाण मिलते हैं, परंतु बौद्ध धर्म के विकास से ऐसा प्रमाणित ऐसा प्रतीत होता है कि इस विचारधाराओं से, इनसे परेशान होकर कई लोग बौद्ध धर्म में जाने लगे थे और इसी वजह से हीनयान, महायान और इस प्रकार 4 और समुदाय थे बौद्ध धर्म के, ये बट गए थे। महायान सबसे प्राचीन माना जाता है बौद्ध धर्म के, भगवान बुद्ध के समयकालीन माना जाता है, जो कि उन्होंने चलाया था, प्राचीन आदिम जिसे कहते हैं। ये एक प्रमाणिक तौर पर देखा जाता है, एक महसूस होता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा। बाकी प्रमाणन मौर्यकाल और गुप्त काल में तो मिलते ही है। श्रेणी व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास, ऋग्वेदिक काल और उत्तरवेदिक काल, बौद्ध और जैन धर्म। देखिए ऋग्वेदिक काल में समाज मुख्यतः कृषि पर निर्भर था, इसलिए श्रेणियों का विशेष उल्लेख नहीं मिलता है। और जब व्यापार और कारीगर बढ़ने लगे और श्रेणियों का विकास शुरू हुआ, तब इस व्यवस्था की श्रेणी में डाला गया व्यवस्थित तरीके से। बौद्ध और जैन धर्म, इस श्रेणियों में उल्लेख मिलता है, जैसे बढ़ई, स्वर्णकार, कुम्हार आदि। मौर्यकाल इन श्रेणियों को नियंत्रित करना शुरू किया था और व्यापार बढ़ा, क्योंकि शासन, प्रशासन और राजा द्वारा नियंत्रित किया जाने लगा। गुप्त काल, व्यापारिक श्रेणियों के शक्तिशाली हो गए थे। गुप्त काल में काफी स्ट्रिक्ट तरीके से इसे देखा जाने लगा था। श्रेणी व्यवस्था के कार्य और महत्व, आर्थिक कार्य, सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य। क्या क्या कार्य होते हैं वो तो आप सब जानते होंगे। ये मेंस में आप लिख सकते हैं इसे, जिसने श्रेणियों में टैक्स के रूप में, कई बार श्रेणियों में स्थानीय प्रशासन में भाग लेना, और सामाजिक कार्य जैसे कि सामूहिक विवाह या सामाजिक कार्यक्रम, आर्थिक कार्यक्रम जिनमें नगर बाजारों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रमुख श्रेणियां, व्यापारिक श्रेणी, औद्योगिक श्रेणी, कृषि श्रेणी, शिल्प श्रेणियां और उनका संगठन। सामाजिक स्थिरता, नगरों का विकास, व्यापारिक और आर्थिक वृद्धि, श्रेणी व्यवस्था का पतन और निष्कर्ष। आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिएगा ढंग से। थैंक यू।